तो आज हम चर्चा करेंगे यूजीसी नेट के यूनिट 3 साहित्य शास्त्र के पाश्चात्य काव्य शास्त्र के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, प्लेटो का समय है 4 to 7 से 347 यानी 427 से 347 तक। उसके बाद प्लेटो का जन्म कहाँ हुआ था? तो एथेंस में। उसके बाद प्लेटो किस प्रकार के दार्शनिक थे? तो प्रत्ययवादी दार्शनिक थे। प्लेटो ने काव्य हेतु स्वीकार किया ईश्वरीय उन्माद को उन्होंने काव्य हेतु माना था। उसके बाद प्लेटो ने अपने किस ग्रंथ में काव्य सर्जन प्रक्रिया या काव्य हेतु की चर्चा की थी? तो इयोन नामक ग्रंथ में उन्होंने काव्य हेतुओं की चर्चा की थी। उसके बाद कला के मूल्य के संदर्भ में प्लेटो का दृष्टिकोण कैसा था? उपयोगितावादी, नैतिकवादी या आदर्शवादी कह सकते हैं आप। उसके बाद प्लेटो स्वयं एक कवि था। इनकी कविताएं किसमें संकलित हुई? तो ऑक्सफोर्ड बुक ऑफ ग्रीक वर्ड्स में। तो ये यहाँ पे उनकी जितनी भी कविताएं हैं वो सब संकलित हैं ऑक्सफोर्ड बुक ऑफ ग्रीक वर्ड्स। उसके बाद दास्ता मृत्यु से भयावह, ये किसका कथन है? तो ये प्लेटो का कथन है, जो उन्होंने अपनी बुक रिपब्लिक में कही थी। उसके बाद आगे बढ़े तो अरस्तु का समय 384 से लेके 322 ईस्वी तक है, ईसा पूर्व तक है। उसके बाद आगे बढ़े तो अरस्तु के ग्रंथों की संख्या 400 बताई जाती है, जिनमें 3 प्रमुख है, जिनमें पेरिपोएटिकेस, टेक्निस रिटोरिकेस और वसीयतनामा प्रमुख है। उसके बाद अरस्तु के 3 प्रमुख ग्रंथों में जो काव्य शास्त्र का ग्रंथ है वो है आपके पेरिपोएटिक्स। उसके बाद अरस्तु के किस ग्रंथ को दास प्रथा से मुक्ति का प्रथम घोषणा पत्र कहा जाता है? तो वसीयतनामा में। उसके बाद प्रथम काव्य शास्त्री जिन्होंने उपयोगी कला, आर्ट और ललित कला का भेद किया था तो वो था आपके अरस्तु ने। उसके बाद काव्य व्यापार में निरत मनुष्य अनुकरण जहाँ विषय है, ये कथन किसका है? तो अरस्तु का है। उसके बाद कविता को छंदबोध अनुकृति कहा है? तो अरस्तु ने। उसके बाद कविता को उत्तमोत्तम क्रम विधान कहा? कॉलरिज ने। कविता को उत्तमोत्तम क्रम विधान कहा था कॉलरिज ने। उसके बाद किसने प्रश्न उठाया था कि कौन कहता है कि कवि अनुकर्ता है? वो तो ईश्वर की तरह काव्य जगत का निर्माता है, तो ये और स्वयं करता है, तो ये कहा था प्रोफेसर बूचर ने। उसके बाद लॉन्जाइस ने उद्दांत के कितने स्रोत गिनाए हैं? तो 5। उसके बाद आगे बढ़े तो लॉन्जाइस ने शैली का सबसे जघन्य दोष कौन से दोष को मानते हैं? तो बालेयता को। उसके बाद लॉन्जाइस ने उद्दांत की अवरोधक दोष माने हैं 3। उसके बाद लॉन्जाइस के पद रचना के विशेषण अभिजात से क्या तात्पर्य है? तो उदांत। लॉन्जाइनस के पद रचना की विशेषण अभिजात से तात्पर्य है उनके उदांत सिद्धांत से। उसके बाद कविता को व्यक्तित्व से पलायन किसने कहा था? तो इलियट मानते हैं। उसके बाद तेन के सिद्धांत को अपूर्ण मानते हुए हडसन ने कौन से तत्वों को समावेश आवश्यक माना? तो व्यक्तित्व व प्रतिभा को। उसके बाद वार्कर महोदय ने अरस्तु के किस रचना को राजनीति के क्षेत्र में महान योगदान की संज्ञा दी? तो पॉलिटिक्स को। अरस्तु ने अनुकरण की व्याख्या इतिहास क्रम में प्रमुख रूप से कितनी दृष्टियों से की थी? तो 3। नव्य क्लासिकी व्याख्या के प्रेरक थे हॉरेस। उसके बाद उदात्त किसकी दृष्टि में व्यंग्याडंबर था? तो लॉन्जाइनस के। उसके बाद आगे बढ़े तो प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म थे आयर रिचर्ड के ग्रंथ का नाम। उसके बाद द सेक्रेड वुड किसकी रचना है? तो टी.एस. एलियट की। उसके बाद द लिरिकल बैलेट्स किसने लिखा था? तो विलियम वर्ड्सवर्थ ने। उसके बाद पोएटिक्स किसकी कृति थी? तो अरस्तु की। विखंडनवाद के प्रवर्तक थे आपके जॉक डेरिडा। अभिव्यंजनावाद के प्रवर्तक थे क्रोचे। उसके बाद लॉन्जाइनस के ग्रंथ का नाम था आपका पेरिहुप्सुस। उसके बाद पेरिहुप्सुस एक मूलतः भाषा शास्त्र के ग्रंथ है। उसके बाद उदांत का निरूपण सर्वप्रथम किसने किया? तो कैकिलियुस ने। उदांत महान आत्मा की प्रतिध्वनि है, ये कथन था लॉन्जाइनस का। उसके बाद विलियम वर्ड्सवर्थ ने
किसके सहलेखन में लिरिकल बैलेट्स नामक कविता का प्रथम संस्करण 1778 में प्रकाशित करवाया? तो वो थे आपके कॉलरिज। वर्ड्सवर्थ ने 1795 में किसके मित्र बने? तो कॉलरिज के मित्र थे। कॉलरिज के मित्र बने। स्वच्छंदतावादी काव्य आंदोलन या घोषणा पत्र किसको माना जाता है? तो लिरिकल बैलेट्स को। स्वच्छंदतावादी काव्य आंदोलन का घोषणा पत्र माना जाता है लिरिकल बैलेट्स को। उसके बाद कविता प्रबल भावों का सहज उच्छलन है, ये आपके वर्ड का कथन है। उसके बाद काव्य और गद्य में अंतर केवल छंद का होता है, ये कथन किसका है? तो ये कथन आपके वर्ड्सवर्थ का है। उसके बाद आगे बढ़े तो सैमुअल टेलर कॉलरिज का प्रमुख ग्रंथ है बायोग्राफिया लिटरेरिया। उसके बाद इमेजिनेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन के इमेजिनेटियो से हुई, इसका हिंदी है कल्पना। जैसे कि हम सभी को पता है कि इमेजिनेशन को हम हिंदी में कल्पना कहते हैं। उसके बाद क्रोचे का समय 1866 से 1952। उसके बाद क्रोचे की पुस्तक का नाम क्या है? इथेस्टिक्स। क्रोचे किस प्रकार के दार्शनिक थे? तो प्रत्ययवादी। इलियट का समय 1888 से 1965 और ये अमेरिका के मूल निवासी थे। उसके बाद आगे बढ़े तो इलियट को किस रचना और 1948 का नोबेल पुरस्कार मिला किस रचना के लिए? तो द वेस्टलैंड के लिए। रिसर्च और एम्फेसिस शाब्दिक आलोचना पद्धति को किसने नींबू निचोड़ कहा था? तो टी.एस. इलियट ने। तो रिसर्च एंड एम्फेसिस की शाब्दिक आलोचना पद्धति को किसने नींबू निचोड़ आलोचना कहा था? तो वो थे आपके टी.एस. इलियट ने। उसके बाद किसने रुचि परिष्कार को आलोचना का अन्यतम प्रयोजन माना? रुचि परिष्कार को आलोचना का अन्यतम प्रयोजन माना, तो वो थे आपके टी.एस. इलियट। उसके बाद रिचर्ड ने आवेगों के आधार पर काव्य के कितने भेद किए थे? तो वो थे आपके 2 भेद किए थे। उसके बाद आगे बढ़े तो रिचर्ड्स के अनुसार आलोचना का चरम बिंदु है संप्रेषण। आलोचना का चरम बिंदु है संप्रेषण। रिचर्ड ने भाषा के कितने रूप स्वीकार किए? तो वैज्ञानिक और रागात्मक, यानी तथ्यात्मक और रागात्मक। उसके बाद आगे बढ़े तो आलोचना के क्षेत्र में न्यू क्रिटिसिज्म का सूत्रपात किसने किया? न्यू क्रिटिसिज्म का सूत्रपात टी.एस. इलियट और आई.आई. रिचर्ड ने। उसके बाद अस्तित्ववाद के प्रवर्तक किसको माना जाता है? तो सॉरेन किरकेगार्ड को। उसके बाद किरकेगार्ड का समय 1813 से 1855 तक माना जाता है। उसके बाद किसने घोषित किया कि ईश्वर की मृत्यु हो चुकी है? तो नीत्शे ने। ईश्वर की मृत्यु हो चुकी है, ये किसने घोषित किया था? नीत्शे ने। उसके बाद जादू यथार्थवाद पद का प्रथम प्रयोग किसने किया था? फ्रेंच रो ने जर्मन चित्रकार का चित्र का विश्लेषण करते हुए। उसके बाद जादुई यथार्थवाद के प्रतिष्ठापक में किसे माना जाता है? तो बोयले को जादुई यथार्थवाद का प्रतिष्ठापक माना जाता है। प्रतीकवाद के आरंभ 19वीं सदी में किस देश में हुआ? तो फ्रांस में। मार्क्सवाद के प्रवर्तक थे आपके कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स। मनोविश्लेषणवाद के प्रवर्तक थे आपके सिगमंड फ्राइड, शेक्सपियर के हैमलेट की आलोचना में। उसके बाद रूपवाद आंदोलन का सूत्रपात 1919 में रूस में हुआ और उसके प्रवर्तक थे आपके विक्टर स्लोवस्की। उसके बाद प्लेटो का इयोन नामक ग्रंथ संबंधित है नाट्य शास्त्र से। तो आज के लिए बस इतना ही। तो इसी तरीके से चैनल पे बने रहें ताकि आने वाले मॉक टेस्ट का आप हिस्सा बन सके और अपनी तैयारी और रिवीजन को और भी परफेक्ट बना सके। तो वीडियो को लाइक करते हुए शेयर करें। धन्यवाद।